हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 लेकर आई हूँ। यह इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये वीडियोज़ आपके सीटेट के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जिनमें से हमने पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ लिया था और नव पाषाण युग के बारे में पढ़ रहे थे। कैसे आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग थे उन्होंने नव पाषाण युग तक आते आते अपना विकास किया और उन्होंने खेती करना तथा पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये जो नव पाषाण युग के लोग थे उन्होंने जिन पशुओं को सबसे पहले पालतू बनाया वो क्या थे? कुत्ते के जंगली पूर्वज थे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। लोगों द्वारा ये जो पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की विधि शुरू की उसे क्या नाम दिया गया है? घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। अपनाए गए जो नवपाषाण युग के लोग थे उनके द्वारा अपनाए गए ये जो पौधे होते थे या फिर जंगली जानवर होते थे वो क्या होते थे? अक्सर जंगली जानवरों से तथा पौधों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते और इसका क्या कारण था? भिन्न होने का क्या कारण था कि नवपाषाण युग के जो लोग थे वो पौधों तथा जानवरों का घरेलूकरण की प्रक्रिया के तहत चुनाव करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि नवपाषाण युग के लोग थे वो उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना क्या होती थी? कम होती थी। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो नवपाषाण युग के लोग थे वो उन्हीं पौधों का चुनाव करते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रख सके। और क्या होता था कि ये नवपाषाण युग के जो लोग थे वो इन पौधों के बीजों को संभाल कर रखते थे ताकि उनके गुण को सुरक्षित रख सके और उन्हें भविष्य में उनका उपयोग बीज के रूप में कर सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। ये जो नवपाषाण युग के लोग थे वो उन्हीं जानवरों को प्रजनन के लिए चुनते थे जो क्या होते थे? अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। इसलिए हम क्या देखते हैं कि ये जो पाले गए जानवर थे या फिर कृषि के लिए अपनाए गए पौधे थे वो क्या हुए कि धीरे धीरे जंगली जानवरों तथा पौधों से भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग क्या होते हैं? छोटे हो सकते हैं। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं और खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कौन से दांत पालतू जानवर के हैं और कौन से दांत जंगली जानवर के हैं। ओके, एक मिनट। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर। मैंने कहा है आप खुद ही जान सकते हैं कि इनमें से कौन से जंगली जानवर का है और कौन से पालतू जानवर का है, पालतू सुअर का है। आप खुद ही समझ सकते हैं इस फोटो को, इस इमेज को देखकर। ओके, यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई और यह जो घरेलूकरण की प्रक्रिया थी यह पूरी दुनिया में क्या हुआ कि धीरे धीरे चलती रही। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? लगभग 12,000 साल पहले। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से, और वास्तव में जो आज हम भोजन करते हैं वो किस प्रक्रिया की वजह से? इसी घरेलूकरण की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन
फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। और कृषि के लिए जो अपनाए गए सबसे प्राचीन फसल थे उसमें क्या आते हैं, गेहूँ और जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। उसी तरह क्या है कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि ये जो नवपाषाण युग के लोग थे वो उन्होंने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था, कुत्ते को। और कुत्ते के बाद उन्होंने किन पशुओं को पालतू बनाया, भेड़ और बकरी को। ओके। अनाज के उपयोग। अनाज का उपयोग हम किन किन रूपों में कर सकते हैं, बीज के रूप में कर सकते हैं, खाद्य के रूप में कर सकते हैं, उपहार के रूप में कर सकते हैं, या फिर भंडारण के लिए कर सकते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। हम देखते हैं, हमने जब कभी पौधे उगाते हैं तो हम देखते हैं कि उसे फलने फूलने में, उसे बड़ा होने में कुछ ना कुछ समय लगता है। ये समय कुछ दिन भी लग सकता है, कुछ महीने भी लग सकते हैं, या फिर कुछ साल भी लग सकते हैं। इसलिए क्या हुआ कि ये जो नवपाषाण युग के लोग जब खेती करना शुरू किए तो उन्हें पौधों की देखभाल के लिए, उन्हें बड़ा करने के लिए लंबे समय तक एक जगह रहना पड़ा। जबकि वो पहले क्या करते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह अपने भोजन की तलाश में जाते थे, क्योंकि उन्होंने खेती करना शुरू नहीं किया था, उन्हें खेती के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था अपने भोजन की तलाश में। ओके। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। ये जो नवपाषाण युग के लोग थे वो बीज बोते थे, वहाँ से लेकर फसलों के पकने तक इन्हें क्या क्या काम करना पड़ता था, पौधे की सिंचाई करनी पड़ती थी, खरपतवार हटाना पड़ता, जानवरों और चिड़ियों से फसल की सुरक्षा करनी पड़ती थी, आदि बहुत ऐसे काम थे जो उन्हें करना पड़ता था। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। इन लोगों को क्या था कि अनाज के कटने के बाद अनाज का उपयोग इन्हें बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। ये जो नवपाषाण युग के लोग थे, जब अनाज इनका तैयार हो जाता था तो अनाज को ये लोग भोजन के रूप में और बीज के रूप में, बीज दोनों ही के रूप में इसे संभाल कर रखते थे। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी, और इसलिए क्या हुआ कि नवपाषाण युग के लोगों को अनाज को सुरक्षित रखने के लिए इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। और अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बहुत से जगहों पर लोगों ने क्या किया, मिट्टी के बड़े बड़े क्या किए, तो बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, या फिर ज़मीन में ही गड्ढा खोदकर अनाज को उसमें सुरक्षित किया। ओके। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अब हम पढ़ेंगे कि जानवर कैसे नवपाषाण युग के लोगों के लिए चलते फिरते खाद्य भंडार के रूप में साबित हुआ। बस इसी पॉइंट को हम पढ़ेंगे। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। हम सभी को पता है कि जानवर बच्चे देते हैं और इससे क्या होती है, तो उनकी इस संख्या में वृद्धि होती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है। यदि जानवरों की अच्छे से देखभाल की जाए तो उनकी वो संख्या तो बढ़ेगी, साथ ही क्या होता है कि जानवरों से हमें दूध भी प्राप्त होती है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। और दूध क्या है, भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। इतना ही नहीं, क्या है कि जानवरों से हमें क्या मिलता है, मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो पशुपालन है, ये भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ओके। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। अब हम आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12। देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? एक मिनट, मैं आपको मैप पे लेके चलती हूँ। ये रहा हमारा मैप। ओके। यहाँ पे नीले वर्ग को देखने के लिए बोला। यहाँ पे ये जो नीला वर्ग है, यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे चिरांद हुआ, ये कोल्डिहवा हुआ, महाघटा हुआ, बोरझोम हुआ, यहाँ पे ये मेहरगढ़ हुआ। और नीचे चलते हैं,
यहाँ पे हल्लूर हुआ, यहाँ पे पय्यमपल्ली हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोट किया हुआ है। ये जो नीले कलर का वर्ग है वो किस चीज़ को दिखाता है? नवपाषाणिक पुरास्थल को दिखाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने पॉइंट पे। नीले वर्ग दिख रहे हैं, पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। हमने जो अभी आपको मैप में ये नीले वर्ग के पॉइंट दिखाए हैं, वो क्या वहाँ से क्या पुरातत्वविदों को क्या प्राप्त हुआ है? शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण ये जो पश्चिमोत्तर वाला भाग था, मेहरगढ़, या फिर ऊपर कश्मीर में जो ये बुर्जहोम था, या फिर जो पूर्व और दक्षिण वाले भाग में, दक्षिण वाले भारत में जो वो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन ये जो निर्दिष्ट स्थान, ये जो मैंने आपको मैप में नीले कलर का वर्ग दिखाया है, जो ये जो स्थान पुरातत्वविदों को मिले हैं, ये कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक क्या करते थे कि खुदाई में जो उन्हें पौधे या फिर पशुओं के हड्डियों के नमूने प्राप्त, उनका क्या करते थे? अध्ययन करते थे। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। और इनमें से सबसे रोचक क्या है कि जो अनाज है, जले हुए अनाज के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए होंगे। और ऐसा देखकर इन जले हुए अनाज को देखकर ऐसा लगता है कि या तो ये गलती से जल गए हैं या फिर नवपाषाण युग के लोगों ने इन्हें जानबूझकर जलाए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं, और वैज्ञानिक क्या कर सकते हैं? इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। और इस तरह हमें क्या पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में के विभिन्न भागों में बहुत सारी, यानी कि बहुत तरह की फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। वैज्ञानिक क्या कर सकते हैं कि विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। अस्थाई जीवन की ओर। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि ये जो प्राचीन काल के लोग थे वो घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने नवपाषाण युग में अपने जीवन को अस्थाई बनाया। बस इसी पॉइंट को हम आगे पढ़ेंगे। ओके। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। ये जो विद हैं, उन्हें खुदाई के दौरान क्या हुआ है कि कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में। ये जो बुर्जहोम है वहाँ, वो कहाँ स्थित है? वर्तमान कश्मीर में है। के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। ये जो बुर्जहोम जो कि वर्तमान कश्मीर में है, यहाँ के लोग क्या करते थे कि गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम से सुरक्षा मिलती होगी। और ये गर्तवास में उतरने के लिए क्या होती थी कि सीढ़ियाँ होती थी, इससे क्या होता था? उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, ऐसा पुरातत्वविदों का अनुमान है। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ये जो पुरातत्वविद हैं, उन्हें खुदाई के दौरान झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह प्राप्त हुई है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो नवपाषाण युग के लोग थे, वो मौसम के अनुसार घर के अंदर या फिर बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं।
इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, और बहुत सारी जगहों पे से क्या हुआ है कि पत्थर के औजार भी मिले हैं जो क्या है कि पुरापाषाण युगीन जो उपकरण होते थे उससे भिन्न पाए गए हैं। इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया, और इसलिए इन्हें क्या माना गया है, नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार और को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। इनमें कुछ ऐसे भी औजार प्राप्त हुए हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए क्या किया जाता था, उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओके। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। ओखली और मूसल का जो प्रयोग है वो वनस्पतियों तथा अनाज से प्राप्त जो अन्य चीज़ें थी उनको पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। आज हमारे घरों में भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। उसी तरह क्या हुआ कि जो प्राचीन कालीन प्रस्तर युगीन यानी कि पत्थर के जो औजार थे उनका निर्माण और प्रयोग क्या हुआ कि लगातार होता ही रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, कुछ औजार क्या था कि हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ओके, बढ़ते हैं आगे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिट्टी के बर्तन। ये नवपाषाण युग के पुरास्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। कभी कभी क्या होता था कि इन्हें अलंकरण यानी कि इनको सजाया भी जाता था। ओके। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। बर्तनों का उपयोग क्यों किया जाता था? चीज़ों को रखने के लिए, अनाज को रखने के लिए, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, बीजों को रखने के लिए भी बर्तनों का उपयोग किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। अब क्या हुआ, क्योंकि लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे जो अनाज है इसका उन्होंने अपने आहार में महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। अब क्या हुआ कि लोग जो थे लोगों ने अपना विकास किया और उन्होंने अब कपड़े बुनना भी शुरू कर दिया था। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। इसके लिए क्या हुआ कि कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाने लगे। ओके। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम कर रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। ऐसा नहीं है कि ये परिवर्तन सारी जगहों पर एक समय पे ही आ गए होंगे। जहाँ पे कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करके काम करते थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती करना और पशुओं को पालतू बनाना शुरू ही कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि एक ही साथ सारी जगहों पर अचानक से परिवर्तन आ गया। ओके। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। बहुत जगह पर लोग क्या करते थे कि मौसम के अनुसार अपनी जीविका को चलाया करते थे। बढ़ते हैं आगे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब हम मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु किस प्रकार की थी इसके बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र 2 पृष्ठ 12 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। चलते हैं हम मैप पे। ओके। ओके, यहाँ है मेहरगढ़। मैंने मैप में आपको मेहरगढ़ दिखा दिया। ये मेहरगढ़ जो है ये ईरान जाने वाले जो बोलन दर्रा है वहाँ पे जो हरा भरा समतल स्थान है वहाँ स्थित है। ओके।
ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ जो मैंने आपको मैप में दिखाया वो क्या है कि ईरान जाने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण रास्ते हैं बोलन दर्रे के पास वहाँ एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ संभवतः क्या है कि वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले क्या किया कि जौ और गेहूँ उगाना शुरू किया और भेड़ और बकरी को पालना सीखा या शुरू किया। ओके, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली और यह मेहरगढ़ से क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। और इनमें क्या है कि हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की तथा भेड़ और बकरी जैसे पालतू जानवरों की हड्डियाँ प्रमुख है। ओके, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। और मेहरगढ़ में इसके अलावा यहाँ पे हड्डियों के अलावा क्या मिला है कि चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो प्रत्येक घर में क्या होता था 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से पुरातत्वविदों का ऐसा अनुमान है कि कुछ घर जो है वो संभवतः क्या होता होगा कि नवपाषाण युग के लोग मेहरगढ़ के लोग क्या करते होंगे कि भंडारण के लिए यानी कि अनाज को सुरक्षित रखने के लिए भी काम में लाते होंगे। ओके, मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। मेहरगढ़ के लोग जो थे वो क्या करते थे कि मृत्यु के बाद मृतक के जो सगे संबंधी होते थे उनके प्रति क्या करते थे, सम्मान जताते थे, यानी कि उनके प्रति जो थे दया भाव रखते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है और मेहरगढ़ के लोगों की ऐसी आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। और इसलिए मेहरगढ़ के लोग क्या करते थे कि मरने के बाद कब्र में उस व्यक्ति के साथ कुछ सामान भी रखते थे। ओके, मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। मेहरगढ़ में क्या है कि ऐसी कई कब्रें मिली हैं जहाँ पे मृतक के साथ कुछ सामान रखे हुए पूरा। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। एक कब्र में क्या है कि मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। आप इस इमेज में देख सकते हैं। पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि जिससे पता चलता है कि जो मेहरगढ़ के जो लोग थे वो क्या करते थे, मृतक के साथ खाने की चीज़ या वस्तु को भी रखते थे। और एक कब्र में क्या हुआ है कि एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था, इसके भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया और ऐसा अनुमान है पुरातत्वविदों को कि बकरी को इसलिए रखा गया होगा ताकि मृतक जो है वो परलोक में उससे भोजन कर सके। परलोक में मृतक के खाने के लिए उस बकरी को रखा गया था। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है। यदि आपको अपना कोई सजेशन देना है, अपना कोई सुझाव देना है तो आप निश्चित ही अपना सुझाव कमेंट करें, मैं ज़रूर उस पर काम करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।